शुरुआत बड़े खबर से करता हूं और ले चलता हूं आपको सीधा हरियाणा विधानसभा। वहां पर कार्रवाई चल रही है, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। तो ये हरियाणा विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री बघेल चंद जी अग्रवाल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बघेल चंद जी अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अम्बाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। कादियान साहब। थैंक यू स्पीकर सर। ये शोक प्रस्ताव आया है। ये पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में काफ़ी बदलाव हुए और उस बदलाव में एक हमारे साथी जो है वो भी हमारे बीच से चले गए। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बघेल चंद अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अम्बाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। तो ये हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। बड़ी खबर ये जान लीजिए, हरियाणा में जेजेपी के 10 विधायक हैं और बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में नायब सैनी का अभी फ्लोर टेस्ट चल रहा है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। नायब सिंह सैनी ने यह दावा किया है कि 48 विधायकों का समर्थन उनके पास हासिल है। फ्लोर टेस्ट से गैर हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा में नायब सैनी का जो फ्लोर टेस्ट चल रहा है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जेजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है और व्हिप में यह कहा है फ्लोर टेस्ट से गैर हाजिर रहें। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जब गठबंधन टूट गया है तो अब व्हिप जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि जो विधायक हैं उसमें से गैर हाजिर हैं। उसी बीच अभी हरियाणा में कार्रवाई चल रही है फ्लोर टेस्ट की। नायब सिंह सैनी सरकार को अपना बहुमत इसमें साबित करना है। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब विधानसभा की शुरुआत हुई उसमें दिवंगत सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और अभी फिलहाल फ्लोर टेस्ट चलेगा। उसमें
इनको अपना बहुमत हासिल करना है। सैनी ने यह दावा किया है कि उनको 48 विधायकों का जो है वो समर्थन हासिल है, जिसमें से 41 बीजेपी के विधायक हैं और 7 जो हैं वो निर्दलीय विधायक हैं, ऐसा दावा किया गया है। ये बात भी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगी कितने वोट हासिल होते हैं, अपडेट हम आपको देंगे। इसी बीच बड़ी अपडेट यह है कि जब गठबंधन टूट गया है तो जेजेपी ने जो है वो अपने विधायकों को व्हिप जारी कर कहा है कि वो इसमें शामिल ना हो। तो हरियाणा विधानसभा में अभी कार्रवाई चल रही है, हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ गई, ये जान लीजिए। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर विवाद के बीच ये बड़ी खबर है। चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से दायर की गई है, जिसके वकील प्रशांत भूषण हैं। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। चुनाव आयुक्तों का चयन करने वाली कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करने वाली याचिका है। शुक्रवार को इस पर सुनवाई होनी है और इसको दायर किसने किया है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। प्रशांत भूषण जो है वो इसके वकील हैं। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर को विस्तार देने के लिए। निपुण, इस याचिका में और क्या कहा गया है, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि एक कमेटी बनाकर चुनाव आयुक्तों का और मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन किया जाए भविष्य में, और उस कमेटी में हो प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और नेता विपक्ष। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उससे पहले, इस फैसले से पहले सरकार सीधे सीधे नियुक्ति करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना था और कमेटी बनाने के लिए कहा था। ये कमेटी कभी बनी नहीं, क्योंकि किसी चुनाव आयुक्त का इस दौरान चयन होने की नौबत ही नहीं आई। दिसंबर में सरकार ने एक नया कानून संसद में पास किया, जिसमें कमेटी तो बनाई नियुक्ति के लिए, लेकिन कमेटी में सीजीआई की बजाय, यानी चीफ जस्टिस की बजाय, एक कैबिनेट मंत्री को रख दिया, यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष यानी अधीर रंजन चौधरी उस हैसियत से शामिल होंगे इस बैठक में। तो इसे चुनौती दी गई थी जनवरी में ही। जया ठाकुर कांग्रेस नेता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि आपने जो नया कानून बनाया है उस पर हमको जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे फैसले से अलग है। अब जब चुनाव आयुक्तों के चयन का समय आ गया है, क्योंकि दो पद एक साथ खाली हैं और चयन समिति की बैठक कभी भी होनी है, ऐसे में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी पहुंचा है, पुराने फैसले का हवाला दिया और कहा है कि वो फैसला लोकतंत्र के हित में था, पारदर्शिता के हित में था, इसलिए उसे लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की तारीख दी, हालांकि अभी कोई रोक नहीं है कोर्ट की तरफ से कि शुक्रवार को जब सुनवाई होगी तो और तथ्य इसमें सामने आ जाएंगे। भाई अपडेट जानिए, और हरियाणा के फ्लोर टेस्ट से जुड़ी हुई है। कुछ ही देर में हरियाणा विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, वहां पे कार्रवाई चल रही है। नए सीएम नायब सिंह सैनी बहुमत साबित करेंगे। बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन जरूरी है। इस बीच एक बड़ी अपडेट जान लीजिए कि जेजेपी के 2 विधायक जो हैं वो विधानसभा पहुंचे हैं। वो ये तब हो रहा है जब अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको खबर बताई थी कि जेजेपी ने व्हिप जारी किया है और अनिवार्य रूप से अनुपस्थित रहने को कहा है। एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आपको सुनाते हैं। When you are asking me, every member, it's his duty to reach in the house at मेरे को कह रहे हैं आप, मेरे को कह रहे हैं आप अर्जन करने के लिए मेरे को कह रहे हैं। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं, बीच में मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं कि अब एक आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। बैठ जाइए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। मेंबर ऑफ द हाउस कैन स्पीक। आप मेंबर हाउस का जवाब दे रहा हूं। नहीं है क्या अध्यक्ष महोदय? ही इज आल्सो मेंबर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, आपका वो हमारे साथ ही इज आल्सो हाउस ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। आपको ही कैन स्पीक। क्यों नहीं है? आई एम द मेंबर ऑफ द हाउस, आई एम द मेंबर ऑफ द हाउस, आई एम द मेंबर ऑफ द हाउस। बिल्कुल बोलेंगे, आई एम द मेंबर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष महोदय, आप बैठ जाइए प्लीज, आप तो मेंबर की तरह बोलूंगा, हाउस की तरह बोलूंगा, प्लीज। मैं मेंबर की तरह बोलूंगा, मुझे मेंबर की तरह बोलना है, मैं मेंबर की तरह बोलूंगा। जी प्लीज सिट डाउन। आई एम मेंबर ऑफ द हाउस। सिट डाउन। मंत्री जी, नीरज जी बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज रिक्वेस्ट है बैठिए। सुरेंद्र जी, पवार साहब बैठिए, प्लीज प्लीज।
देखिए एक मिनट मंत्री जी ऐसे नहीं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ही इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस, एनी मेंबर विद द परमिशन ऑफ द चेयर कैन स्पीक एंड आई हैव गिवन हिम द परमिशन, सो ही इज स्पीकिंग, व्हाट्स द प्रॉब्लम? नो, एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस, एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस। बैठ जाइए प्लीज प्लीज, एक मिनट। हाँ मैंने रूलिंग दे दी है, एनी मेंबर कैन स्पीक इन द हाउस विद द परमिशन ऑफ द चेयर एंड ऑनरेबल श्री मनोहर लाल जी, ही इज ए मेंबर ऑफ द हाउस, दैट्स व्हाई ही कैन स्पीक विद द परमिशन ऑफ द चेयर। अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार की ओर से एक निवेदन किया जाता है, वो हम राष्ट्रपति अपना गवर्नर साहब को भी एक सरकार की ओर से निवेदन किया जाता है, स्पीकर साहब की भी जानकारी में होता है। जब ये निर्णय ले लिया जाता है कि ये सदन बुलाना आवश्यक है कि नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि सरकार को बोलना चाहिए, इसमें एक बार निर्णय अगर ले लिया है तो सरकार का कोई बारी नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि ये निर्णय ये जरूरी था कि नहीं था, इसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी। ये निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने, हमारे स्पीकर साहब ने लेके सदन बुलाया है, इसलिए इस पर मुझे लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई चर्चा नहीं। ऑनरेबल मंत्री जी, माल कर दिया अध्यक्ष महोदय, उन्होंने बोले हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि हमारी जिम्मेवारी नहीं, व्हाट इज द इमरजेंसी, तो गवर्नमेंट ही एक्सप्लेन करेगी ना, गवर्नर किसके उस पर करता है, जब अभी गवर्नर जो है गवर्नमेंट के उस पर करते हैं। जब प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वो इमरजेंसी भी बताएंगे, उसका कारण भी बताएंगे कि किस कारण आया। ऑनरेबल मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्रवाई को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाए। एक मिनट जब वो बोलेंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? नहीं, दिस इज नॉट नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ये एक बात चल रही थी, बड़ा सेंसिटिव इशू था, समनिंग ऑफ द उसके ऊपर, और आप भी जो है उस रूल्स के तहत पूरी तरह से आप जो है आप समझते हो, जानते हो, और उसी के हिसाब से आप चलते हो। लेकिन मेरा सबमिशन ये है स्पीकर सर कि जब किसी इंफॉर्मेशन, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, नहीं ऐसा नहीं है, आप अपना देखिए, ऑनलाइन चेक करिए, मैं आपको आपकी मेल चेक करिए, आप विधानसभा जो है वो ई विधानसभा हो चुकी है, मेल के जरिए आपको शाम कल रात को इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है जब चल रही थी बात, तो ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहवाएंगे हम, तो मैं जब बेआबरू होके निकले, हाँ जी, इतने तो बदनसीब भी नहीं थे जफर कि तेरे दयार में 2 गज जमीन भी ना मिली। मैं तो इसमें स्पीकर सर, या तो उसकी जस्टिफिकेशन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर दे। जस्टिफिकेशन सरकार देगी जब वो प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर प्रस्तुत होने दो ना, सरकार देगी इन्फॉर्मेशन। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि आज के लिए निश्चित की गई कार्रवाई की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। प्रश्न है कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम सभा की बैठकें के उपबंधों से मुक्त किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो बुला लेते हैं आप, तो कोई जरूरी नहीं है जी, जरूरी नहीं है, लेकिन एक शिष्टाचार है। हाँ जी, जरूरी तो बहुत चीज नहीं है। हाँ जी, लेकिन एक शिष्टाचार है। मैं तो पहला सेशन देख रहा हूँ, मैंने आपका शिष्टाचार भी देखा। मैंने 2009 के अंदर आपने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी और उसके अंदर कोई बीएससी की मीटिंग नहीं हुई थी। मैंने आपके ही सारे उसके ऊपर चल रहा हूं मैं, जो आपने डाले हुए
मेरे ऊपर नहीं, उसके उनके समय 2009 में आपने बुलाई थी और उसके अंदर कोई भी आप जो उस समय के स्पीकर होंगे ना, उनके दिनों पे चल रहे हो। नहीं, वो आपकी सरकार थी, आपके स्पीकर थे वो। माननीय सदस्यगण, अब श्री कंवरपाल माननीय मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त संबोधन चल रहा है। क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर्स जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाएं बन रही है, नए अवसर बन रहे हैं। स्पेस का सेक्टर हो, मैपिंग का सेक्टर हो, भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन दिया है, वो अभूतपूर्व है। और इसी का कमाल है कि इतने कम वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आज के इस आयोजन के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्टअप के लिए नए मौके बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये नई शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब से जुड़ने की नई अपॉर्चुनिटी देगी। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है
सही समय है। जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो नतीजे भी मिलते हैं। भारत अब पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच ये छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तेज गति से निर्णय ले रहा है। तो देश में यही समय है, सही समय है और एक नया इकोसिस्टम बन रहा है सेमीकंडक्टर और नए उद्यमों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना रहे थे। हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन के साथ पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मेरे लिए बड़ा आनंद का, खुशी का विषय बना है। और देखते ही देखते सभी लैंग्वेजेस में भी हमारी बात एआई के माध्यम से पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नौजवानों का जो सामर्थ्य है, उनको अवसर चाहिए। और इस सेमीकंडक्टर का हमारा इनिशिएटिव देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं हेमंता जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिएटिव लिए जा सकते। हमने ये तय किया है और मैं तो मानता हूं साउथ ईस्ट एशिया से के साथ हमारा जो जुड़ाव बढ़ रहा है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ताकतवर क्षेत्र बनने वाला है। मैं साफ साफ इसको देख रहा हूं और मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूं। तो मैं आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। साथियों, आप सब ऐसे ही भारत की प्रगति को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोदी की गारंटी आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपको साथ देने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपको सुना रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा लाभ अभी भारत के युवाओं को मिलेगा और ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन का फायदा है। देश में नए अवसर बन रहे हैं। ये सारी अपडेट्स हमने आपको बताई। हरियाणा विधानसभा में जो सीएम सैनी हैं, उन्होंने विश्वास मत पेश किया है। लगातार कार्यवाही जारी है। सीधा हम आपको वहीं लिए चलते हैं। हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत पेश हो गया है। क्या चल रहा है विधानसभा के अंदर, वो आपको सीधा कार्रवाई दिखाते हैं। कितने खरीदते, कितने में खरीदते, कोई बात भाई काट सकता है। टोपी का कुत्ता घर का घास का कांड लाग रही थी। तो समझ में नहीं यार, बात क्या था। बात सुनो ना, बात सुन ले। विश्वास मत तुम लाए हो, आप लोग लाए हो विश्वास मत सुनने की। भाई हमने कहने का हक है। हमने, तुम नाराज हो जाओगे तो थारे तो कलम है तो सुन तो इसमें स्पीकर सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें विश्वास मत के ऊपर जो प्रस्ताव मोशन आया है, मुख्यमंत्री जी लाए हैं, तो इस प्रस्ताव को जो है हम इसके जो है खिलाफ खड़े हुए हैं। और ये प्रस्ताव जो है ना जी, ये गिरना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात हो, हाथ खड़ा करके नहीं, अगर आप आ ही गए तो सीक्रेट बैलेट से प्रस्ताव का जो है वो आपने होना चाहिए। मेरे नॉलेज में है 5 आदमी आपके जो इस विश्वास मत के खिलाफ वोट देंगे। मैं यह मंच से कह रहा हूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ, आप सीक्रेट बैलेट करवा दियो। ये विश्वास मत भी गिरेगा और सरकार डिसॉल्व होगी और आखिर में जो है जनता के दरबार। तो हरियाणा विधानसभा में कार्यवाही चल रही है। विश्वास मत पेश किया गया है अभी अब इस पर वोटिंग भी होगी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएए को लेकर रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए जरा। नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीएए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। ये केवल और केवल वो लोग जो अपनी आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि से आए हैं,
उनको नागरिकता देता है। और गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? और सबसे आश्चर्य की बात है कि ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। स्टॉप टेलिंग लाइज अबाउट द सीएए। कल मैंने ममता जी का एक वक्तव्य देखा, उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है बंगाल में, तो वो चिल्ला रही हैं। अब उस रेस में कूद गए श्रीमान केजरीवाल जी, और दक्षिण भारत में तो है ही हैं लेफ्टिस्ट लोग। वी वुड लाइक टू क्लियरली क्लैरिफाई ऑन बिहाफ ऑफ द बीजेपी that CAA does not at all take away the citizenship of any Indian. It does not at all deprive any Indians of their citizenship. It's only and only related to those who have been victims of persecution because of their faith and were forced to flee away from Pakistan, from Afghanistan and from Bangladesh. So India as a country imbued by its civilizational heritage and constitutional obligation has given them this protection under CAA. I would urge the parties also of South India, particularly in Kerala and Tamil Nadu, please stop spreading hatred बेस्ड अपॉन फॉल्सहुड। तो मित्रों, मुझे कहना था, केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तर्क रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीएए कानून बनाया गया है प्रताड़ित लोगों के लिए, जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। ये हम आपको रविशंकर प्रसाद को सुना रहे थे, बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के नागरिकों का इससे कोई संबंध नहीं है सीएए का। किसी की नागरिकता ये कानून नहीं लेगा, किसी की नागरिकता ये नहीं छीनेगा। गृह विभाग ने इसको लेकर एक स्टेटमेंट भी इशू किया है, जिसमें सारी बातें साफ साफ लिखी गई हैं, और यह भी कहा है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो इसको लेकर प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, वो प्रोपेगेंडा ना फैलाएं। ममता बनर्जी का नाम लिया, केजरीवाल का नाम लिया, और यह कहा कि उनकी सियासी जमीन खिसक रही है। वो कौन लोग हैं जो रोहिंग्या का पक्ष लेते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं। विपक्ष पर हमला किया है और यह अपील की है कि सीएए को लेकर कोई प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए। नई राजनीतिक अपडेट और डेवलपमेंट, बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा है सीएए के मामले पर, जवाब दिया है केजरीवाल को, और बीजेपी ने यह कहा है केजरीवाल से कि वो इस मुद्दे पर भ्रम फैलाना बंद करें। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। शरणार्थी प्रताड़ित होकर जो भारत आए हैं, उनके लिए ये कानून बनाया गया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सीएए पर केजरीवाल को बीजेपी का ये जवाब है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस पर प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, उसमें उन्होंने केजरीवाल का भी नाम लिया और कहा कि वो इस विवाद में कूद पड़े हैं और कुतर्क दे रहे हैं, जबकि इस कानून में यह है कि किसी की नागरिकता जाएगी ही नहीं।